नमस्कार बच्चों। आज हम आपको डीएनए का द्विगुणन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ये पढ़ाने जा रहे हैं। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए ये आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहले थोड़ा सा बेटा हम डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए वास्तव में है क्या? डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। इसका जो मोनोमर्स है, मोनोमर्स मीन्स बेटा एकलक इकाई। फंक्शनल, जो फंक्शनल इसकी यूनिट है उसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये 3 तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनती है। पहला मॉलिक्यूल्स होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी समाचार। दूसरा मॉलिक्यूल्स होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर और तीसरा मॉलिक्यूल्स होता है फास्फेट। ये 3 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट। नाइट्रोजनस बेस में 2 एडेनिन के होंगे, दो प्यूरिन्स के होते हैं तथा 2 पिरिमिडिन्स के होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। डीएनए की जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको दिया था 2 वैज्ञानिक, एक थे जेडी वाटसन, एक थे सर फ्रांसिस क्रिक। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल जो इसका स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करता है। अब आते हैं बेटा हम डुप्लीकेशन पर। डुप्लीकेशन हमारा आज का मेन टॉपिक है। डुप्लीकेशन है क्या बेटा? डुप्लीकेशन का मतलब होता है ओल्ड डीएनए थ्रेड से, ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए थ्रेड, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन। पुराने डीएनए सूत्रों से नए डीएनए सूत्रों के निर्माण की क्रिया को हम डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। द्विगुणन के लिए बेटा कुछ विशेष स्टेप को आपको ध्यान देना है कि द्विगुणन की क्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है। बेसिकली बेटा अगर डीएनए का द्विगुणन पढ़ना है तो डीएनए का द्विगुणन ये 4 स्टेप्स में पूर्ण होता है। सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए का आकुंडलन। आकुंडलन इसे कहते हैं बेटा डीक्वाइलिंग, डीक्वाइलिंग ऑफ डीएनए। दूसरा जो इसका स्टेप होता है डीएनए का द्रवण, द्रवण को कहते हैं बेटा मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ डीएनए। तीसरा जो इसका स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्रेड, नई श्रृंखला का निर्माण, नई श्रृंखला का निर्माण। जो नई श्रृंखला का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। और जो हमारा चौथा स्टेप होता है वो है डीएनए का पुनर्कुंडलन। पुनर्कुंडलन इसे कहते हैं रिक्वाइलिंग, रिक्वाइलिंग ऑफ डीएनए। ये 4 स्टेप है जिसमें डीएनए के द्विगुणन की क्रिया ये पूर्ण होती है। डीएनए के द्विगुणन की इन चारों क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो इन चारों क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर डीएनए के द्विगुणन की क्रिया को शो करता है। डीएनए के द्विगुणन की क्रिया में कैसे इसकी मैकेनिज्म कैसी है, इस मैकेनिज्म को दर्शाता है।
हम एक एक स्टेप देखते हैं बेटा कि हर स्टेप में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट होता है और क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है डीएनए का आकुंडलन। आकुंडलन में आप जानते हैं बेटा, वाटसन और क्रिक ने कहा था कि डीएनए के दो धागे हैं और दोनों धागे आपस में एक दूसरे के साथ कुंडलित होते हैं। ये क्वाइल्ड संरचना होती है। इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर, हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़कर ये बनाते हैं सीढ़ीदार संरचना, लीडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इस डीएनए से नया डीएनए बनना है तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि डीएनए के ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग हों। अलग अगर हो रहे हैं तो इसमें भी सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो डीएनए का धागा कुंडलित है वो एक दूसरे के पैरेलल इस रूप में आए, जिनके बीच में नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर ये सीढ़ीदार संरचना बनाए। डीएनए के इसी कुंडलन को तोड़ना या कुंडलन का खुलना, इसी क्रिया को हम डीएनए का आकुंडलन कहते हैं। आकुंडलन के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम टोपोआइसोमेरेज ये पार्टिसिपेट करता है। टोपोआइसोमेरेज को हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। ये एंजाइम डीएनए के धागों से जुड़कर उसके एक सूत्र पर कटान उत्पन्न कर देता है, जिससे डीएनए के धागे खुलकर एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो डीएनए का द्रवण है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का द्रवण क्या है बेटा, इसको समझें। अगर डीएनए के इस धागे से आकुंडलन हो गया तो अभी भी देखिए दोनों धागे हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं। जब तक इनके बीच का ये हाइड्रोजन बंध टूटेगा नहीं तब तक ये दो अलग अलग धागे नहीं बनेंगे, और जब तक दो अलग धागे नहीं बनेंगे तब तक इस पुराने धागे से ये नया धागा नहीं बनेगा और इस पुराने धागे से ये नया धागा नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर नई श्रृंखला का निर्माण करना है तो डीएनए के धागों के बीच हाइड्रोजन बंध को तोड़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन बंध का टूटना, इसी क्रिया को हम डीएनए का द्रवण, मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। इस क्रिया का जो एंजाइम है वो एंजाइम डीएनए हेलिकेज है। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम अंदर की ओर ऐसे बढ़ता रहता है। जो टोपोआइसोमेरेज है ये आगे की ओर ऐसे खिसकता रहेगा और डीएनए हेलिकेज ये अंदर की ओर बढ़ता रहेगा, जिससे डीएनए के दोनों सूत्रों के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूटते रहते हैं, जिससे डीएनए का द्रवण चलता रहता है। हाइड्रोजन बंध के टूटने पर दोनों धागे एक दूसरे से अलग होकर ये वाई के आकार की संरचना बनाते हैं। ये धागे फिर से कुंडलित न होने पाए, फिर से ये जुड़ने न पाए, इसके लिए इन धागों से एकल सूत्री डीएनए बंधनी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स दोनों धागों से जुड़ जाती हैं। और जुड़ने से ये फायदा होता है कि ये दोनों धागे फिर जब तक डीएनए का द्विगुणन हो रहा है तब तक ये दोनों धागे कुंडलित नहीं होते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है नई श्रृंखला का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्रेड। नई श्रृंखला का निर्माण डीएनए के दोनों सूत्र 3' से 5' सिरे तथा 5' से 3' सिरे दोनों पर होता है। सबसे पहले हम 3' से 5' सिरे पर देखते हैं। नई श्रृंखला को बनाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज है तो कई टाइप्स के, लेकिन यहाँ पर केवल दो की ही आवश्यकता होती है। एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। 3' से 5' सिरे पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जुड़ता है। इसी के साथ इस हेलिकेज से जुड़ा हुआ प्राइमेज एंजाइम है, ये इसको कहते हैं आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज आरएनए के एक छोटे से टुकड़े को 3' से 5' सिरे के नीचे जोड़ देता है। इस टुकड़े को हम आरएनए प्रवेशक कहते हैं, आरएनए प्राइमर इसको कहेंगे बेटा। इसी प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम नाइट्रोजनस बेस को जोड़ता रहता है, एक सीधी श्रृंखला में जोड़ता रहता है। जैसे अगर यहाँ पुराने धागे पर एडेनिन है तो यहाँ पर जुड़ेगा थायमिन, अगर यहाँ ग्वानिन है तो दूसरे धागे पर साइटोसिन जुड़ेगा, अगर पहले धागे पर साइटोसिन है तो दूसरे धागे पर थायमिन जुड़ेगा, अगर पहले धागे पर थायमिन है तो दूसरे धागे पर एडेनिन जुड़ता है। जो जुड़ेंगे वो इसी क्रम में होंगे। एडेनिन के सामने सदैव थायमिन, ग्वानिन के सामने सदैव साइटोसिन।
एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं तथा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इस प्रकार ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम डीएनए के पुराने सूत्र पर ऐसे आगे की ओर खिसकता हुआ डीएनए की एक सतत श्रृंखला का निर्माण करता है, एक कंटीन्यूअस श्रृंखला बनाता है। इस कंटीन्यूअस श्रृंखला को हम लीडिंग स्ट्रैंड या अगुआ सूत्र कहते हैं। दूसरे सिरे पर जो 5' से 3' का सिरा है, इस पर आरएनए प्रवेशक के छोटे छोटे टुकड़े जुड़ते हैं। इन टुकड़ों से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जुड़ता है और ये नाइट्रोजनी समाक्षार के खंडों को प्रवेशक से जोड़कर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बनाता है, छोटे छोटे खंड बनाता है। इन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम ओकाजाकी खंड्स कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में ये जो गैपिंग है, इन गैपिंग को भरने का कार्य करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये इन गैपिंग को भर देता है तथा इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो छोटे छोटे डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रकार ये जो ओकाजाकी खंड्स हैं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये डीएनए लाइगेज के साथ जुड़कर ये 3' 5' से 3' की तरफ एक नई श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इस नई श्रृंखला को हम लैगिंग स्ट्रैंड या पिछुआ सूत्र कहते हैं। जैसे जैसे यह डीएनए का द्विगुणन चलता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है, वैसे वैसे डीएनए की जो टोपो आइसोमेरेज है, ये भी डीएनए पर आगे की ओर खिसकता हुआ ये उसके कुंडलन को घोलता रहता है। एक सिरे पर जहाँ नए डीएनए को पुराने डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन फिर से हट जाती हैं, तो यहाँ पर चौथा स्टेप आता है, इसको कहते हैं पुनर्कुंडलन। डीएनए के जितने भाग का यहाँ पर द्विगुणन संपन्न हो जाएगा, उतने भाग से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये हट जाती हैं, जिसके इनके हटने पर ये डीएनए के सिरे फिर से आपस में ऐसे कुंडलित होते चले जाते हैं। इस प्रकार ये एक सिरे पर डीएनए बनता रहता है, उसका नए श्रृंखला का निर्माण होता रहता है और दूसरे सिरे ये आपस में कुंडलित होते रहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पूरा का पूरा डीएनए आपस में 2 भागों में विभाजित न हो जाए, अर्थात एक डीएनए सूत्र से जब तक 2 डीएनए सूत्र न बन जाए। डीएनए के द्विगुणन की बेटा आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि द्विगुणन अगर नहीं होगा तो नए डीएनए का निर्माण नहीं होगा। जब कोशिकाएं रिप्रोडक्शन करती हैं, कोशिका में चाहे माइटोसिस डिवीजन होगा, चाहे मियाटिक डिवीजन होगा, तो डिवीजन के फलस्वरूप हमेशा डॉटर सेल्स बनती हैं और डॉटर सेल्स के बीच में कैरेक्टर्स को ले जाने का काम केवल डीएनए ही करता है। जब तक मदर सेल से डीएनए डॉटर सेल्स में नहीं जाते हैं, तब तक जेनेटिक कैरेक्टर एक सेल से दूसरे सेल या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंचती है। अतः अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों में से अगर कोई भी होना है, तो उसमें जो मैसेज है पेरेंट्स का उनके डॉटर्स में या उनके पेरेंट्स का उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, ये डीएनए के द्वारा ही मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। इसलिए डीएनए का डुप्लीकेशन ये अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त डीएनए पर ही लोकेट होते हैं जीन्स। डीएनए का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जो एक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक कैरेक्टर को लेकर जाता है, उसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। ये जीन्स डीएनए पर ही सिचुएटेड होते हैं। जीन्स ये लक्षणों को तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः प्रत्येक सेल में डीएनए का रहना अति आवश्यक है और अगर नई सेल्स बन रही हैं तो उसमें डीएनए यदि जाएगा तो उसके लिए डुप्लीकेशन अति आवश्यक होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण के लिए इसका डुप्लीकेशन अति आवश्यक होता है। धन्यवाद बेटा। अगर आपको इसके अतिरिक्त इस टॉपिक पर कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में ना आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। कोई भी नए टॉपिक अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं
जो आपके सिलेबस में हो, आपको समझ में ना आता हो तो उसको भी आप पूछिए।